हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसको पढ़ेंगे। यह इसका पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारत आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। और इसे ही हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। और इनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। पहला जो है वह है पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है वह पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन काल में मानव अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी लिखे जाते थे। इतिहास को जानने के स्रोत इसके 2 प्रकार हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो हैं उनमें से अभिलेख, सिक्के एवं मुहरे होते हैं। और जिनमें से अशोक के रुमिनदेई अभिलेख का अंश जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने क्या घोषणा किया था कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया है। तो यहाँ पर गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम जो है उनका जो सिक्का था उन पर उन्हें घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। हड़प्पा कालीन मोहरे जो है वह कहाँ से मिली है? मेसोपोटामिया से मिली हैं। हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा, कौन सा? धौलावीरा पुरास्थल गुजरात में है। तो धौलावीरा पुरास्थल कहाँ है? गुजरात में है। और यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंधन आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारनाथ स्तूप, जिसे धमेक स्तूप कहा जाता है, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। वेद को हम क्या कह सकते हैं? वैदिक कालीन विवरण। रामायण जो कि वाल्मीकि और महाभारत जो कि वेद व्यास द्वारा रचित है और इनमें महाकाव्यकालीन समाज के विषय में विवरण है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य कहते हैं, उनके द्वारा रचित है। इसमें मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन है। राजतरंगिणी कल्हन द्वारा रचित है और राजतरंगिणी में कश्मीर के 11वीं-12वीं शताब्दी इतिहास का वर्णन है। जैन एवं बौद्ध साहित्य जातक कथा, इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज यूनानी राजदूत जो थे उनके द्वारा रचित है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक दिखाई देती है। तो इंडिका, इसको किसने रचित किया था? मेगास्थनीज यूनानी राजदूत, इनके द्वारा यह रचित है। फाहियान जो कि चीनी यात्री थे, उन्होंने गुप्त काल से संबंधित यात्रा विवरण लिखा है। हुएनसांग, ये भी एक चीनी यात्री थे, उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया है। ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। ईस्वी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है और AD लैटिन भाषा के 2 शब्द एनो डोमिने से बना है। AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम
एडी का प्रयोग करते हैं। अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पुरास्थल क्या होता है? वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारत के अवशेष मिलते हैं, तो उसे हम पुरास्थल कहते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। धर्मेतर साहित्य क्या होता है? यह धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्य ग्रंथ है। संग्रहालय क्या होता है? जहाँ पर ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। पाषाण काल में सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का सबसे अधिक उपयोग किया गया है और पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव जो थे वह समूह में रहते थे। पूरा पाषाण काल में मानव की आखेटक अवस्था थी। इस काल में पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया जाता था। आग की खोज पूरा पाषाण काल युग में हुई। मध्य पाषाण काल में मानव अपने आप उगे घासों का प्रयोग भोजन के रूप में किया। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया और कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। नवपाषाण काल में मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। इस युग में नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा गया। धीरे धीरे मानव ने तांबे व टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। सन 1921 ईस्वी में पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई और हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व 1520 ईसा पूर्व सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। मोहेंजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। हड़प्पा नामक स्थल से नगरीय सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे। भारत में रोपड़ जो कि पंजाब में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात तथा दायमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल है। तो भारत में रोपड़, कालीबंगा, लोथल और दायमाबाद ये जो हैं हड़प्पा सभ्यता के मुख्य पुरास्थल है। मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर पुरास्थल स्थित है और इस पुरास्थल से हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था।
सड़कें चौड़ी थी और सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयतकार थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम, स्नानागार मिले। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। यह लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधे वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी और ऊंट उनके पालतू पशु थे। सिंधुवासी पशुओं के देवता को पूजते थे। मनका बनाने का कारखाना चनोदड़ों से प्राप्त हुआ। हार, कंगन, पाजेब, पायल, बाली, अंगूठी हड़प्पा वासियों के प्रिय आभूषण थे। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। पहला जो है मातृशक्ति की उपासना, दूसरा शिव की पूजा, तीसरा वृक्ष पूजा और चौथा पशु पूजा। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियां, उस्तरा प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी का प्रयोग होने लगा था। चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सेलखड़ी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय से व्यापार करते थे। और वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना। मेसोपोटामिया, इराक में उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली है। यह वास्तव में व्यापारियों के मुहरे थी। हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे और लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे। नगर निर्माण कला का विकास हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट देन है। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक रहा और मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला फरात। जिगुरत में मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख देवता निवास करते थे। तो उनके प्रमुख देवता जो थे मेसोपोटामिया सभ्यता के, वो कहाँ निवास करते थे? जिगुरत में। मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वह चित्रात्मक लिपि थी। मिस्र सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व को नदी जो है नील नदी का वरदान कहते हैं। तो मिस्र सभ्यता को किसका वरदान कहते हैं? किस नदी का? नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़ों से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को क्या कहते थे? ममी कहते थे। और इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। पिरामिड क्या होता था? मिस्र के राजाओं के मकबरे। क्रीट सभ्यता जो कि 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व को महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। तो कौन सी सभ्यता है जिसको हम महान द्वीप सभ्यता कहते हैं? वह है क्रीट सभ्यता।
क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। तो यह सवाल आ सकता है कि क्रीट सभ्यता जो है वह किस सागर के किनारे विकसित हुई थी? भूमध्य सागर। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। चीन सभ्यता जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व हुएंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। तो चीन सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे विकसित हुई? हुएंगहो। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। चीनी लोग कांस्य के बने बर्तनों में भोजन करते थे। वैदिक काल से तात्पर्य है उस युग से जिनका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। तो इसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव जिसमें 7 नदी हैं, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज एवं सरस्वती। ब्रह्मावर्त जो है वह दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ब्रह्म ऋषि गंगा यमुना का द्वाबा क्षेत्र को कहा गया है। आर्यवर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र माना गया है और दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र माना गया है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें विभिन्न देवताओं को संबंधित प्रार्थनाएं, जिसे ऋचा कहा जाता है, इसमें सम्मिलित है। ऋग्वेद में 10 भाग है जिन्हें हम मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत सप्त स्वर स रे ग म प ध नि का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोने का वर्णन है। वैदिक सभ्यता 2 कालों में विभाजित है। पहला जो है वह ऋग्वैदिक काल जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो लगभग 1000 ईसा पूर्व तक था। आर्य कबीलों में रहते थे और इन कबीलों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है और उसे ही जन रक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे और कई ग्राम मिलकर एक विष बनाते थे। उनके मुखिया को विषपति कहा जाता था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था और ग्राम जो है वह कुल या गृह में विभाजित थे। कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। वैदिक काल में प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। सभा में आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे और सभा में प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। वैदिक काल में यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे और जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। जो यज्ञ करवाते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए और जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। और बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। वैदिक काल की कुछ विदुषी स्त्रियां हैं जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा, शची। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी का प्रयोग करते थे। अन्न में जौ, गेहूं, चावल का प्रयोग करते थे। आर्यों ने जीवन को 4 अवस्था में बांट दिया था। पहला जो है ब्रह्मचर्य, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था।
दूसरा गृहस्थ, यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरा और चौथा वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्य इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। प्रारंभ में आर्य जो थे वह पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। वेदों में गाय को अघन्या कहा जाता है और अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध ना किया जाए। जो किसान गाय चुरा लेते थे उन्हें दस्यु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों को तांबा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो लोहे का ज्ञान कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया और वर्ण व्यवस्था जो थी वह विकसित हो गई। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और इनकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। चलिए, आज हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है और इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। ये सारे भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे। चलिए, थैंक यू।